हाय एवरीवन, स्वागत है करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा जोन में। आज की वीडियो में हम लोग सीटेट जुलाई 2024 की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हुए हिंदी पेडागोजी के आज और कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ में जो है वो हिंदी पेडागोजी की एक क्लास जो है वो डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की हमारी ये सेकेंड नंबर क्लास है और इसमें भी मैं आप लोगों को हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करवाऊंगी। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले 1 to 20 क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाली सीरीज में डिस्कस करी है, तो आज हमारा 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है। यानी कि कोई भी रचना, अगर कोई भी रचना होती है, यानी कि जैसे कोई कविता हो गई या फिर कोई जैसे कबीर जी की रचना हो गई या किसी भी जो राइटर होता है उसकी कोई भी रचना होती है, तो उसके बारे में हम स्वतंत्र राय बना सकते हैं। तो इस तरीके का अगर आत्मविश्वास हमारे अंदर, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है एकदम स्वतंत्र तरीके से, तो हम क्या करेंगे? क्या हमारे पास में साहित्य बोध और छंद बोध होना चाहिए? देखिए, अगर रचना है, रचना के बारे में बात हो रही है, तो अगर हम लोगों को रचना के बारे में राय बनानी है, अगर हम राय बनाएंगे तो राय किस में बनाएंगे? उसके लिए हमारे पास में भाषा तो होनी चाहिए या साहित्य होना चाहिए। साहित्य का ज्ञान तो जरूरी है ही, छंद का ज्ञान तो जरूरी है ही, लेकिन साथ साथ में जरूरी क्या है? भाषा। तो फिर रचना के बारे में अगर राय बनानी है तो हमारे पास में भाषा का बोध होना चाहिए। और रचना में सबसे ज्यादा क्या होता है? रचना किस में आती है? साहित्य में। तो हमारे पास में साहित्य का बोध भी होना चाहिए। इसलिए 21 का हो जाएगा हमारा बी आंसर, भाषा बोध और साहित्य बोध। अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? देखिए, किसका पूछ रहे हैं? उच्च प्राथमिक स्तर का पूछ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर बोला है भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। देखिए, ये जो शब्द होता है ना कंठस्थ, ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है और इस नेगेटिव वर्ड्स जो होते हैं इनको आप लोग डायरेक्ट पढ़ के ही ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी कंठस्थ करने वाला वर्ड आया, यानी ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। अगला आता है साहित्यिक विधाओं में रचना करना। देखिए, भाषा के शिक्षण करा रहे हैं हम उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जब हम भाषा के बारे में बता रहे हैं तो हम उनको साहित्यिक विधाओं की रचना कैसे करनी है इसकी जानकारी क्यों देंगे? क्योंकि हमें सिर्फ लैंग्वेज के बारे में जानना है बच्चे की। उसके बाद में आता है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। हाँ, ये हो सकता है कि बच्चे की भाषा किस तरीके की है, भाषा के लिए कौन कौन से नियम होते हैं, उसकी क्या प्रकृति है, उन सबको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 22 का हो जाएगा सी। अगला देखेंगे 23 नंबर। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? तो देखिए, मध्यस्थ नहीं रखा जाता है, सबसे पहले देखते हैं अनुवाद विधि। तो देखिए, अगर कोई भी बच्चा जो है वो किसी भी चीज को अनुवाद करेगा, तो अनुवाद कब होता है? जब एक लैंग्वेज, मान लीजिए मैंने कोई भी सेंटेंस जो इंग्लिश में बोला, फिर मैं उसको बोलूंगी हिंदी में, तो ये अनुवाद है, तो इसमें मध्यस्थ रखा गया ना। इन्होंने बोला मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा गया है, तो अनुवाद विधि में तो मध्यस्थ हो गई, दो लैंग्वेज हो गई। व्याकरण विधि में भी दो लैंग्वेज होती है एंड सूत्र विधि में भी दो लैंग्वेज होती है। लेकिन एक प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ने डायरेक्टली ही मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो किसको नहीं रख रहे हैं? मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जा रहा है। तो वो नहीं रखा जा रहा है तो प्रत्यक्ष विधि में, क्योंकि इसमें मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जा रहा है बल्कि डायरेक्ट ही उसी लैंग्वेज में बात करी जा रही है। इसीलिए 23 का हो जाएगा बी। अगला आता है 24 नंबर। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण क्या है? यानी कि भाषा शिक्षण कराना है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में टीचर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? कि भाषा शिक्षक का एक ये उद्देश्य होता है कि वो पाठ्यक्रम को जल्दी से जल्दी, यानी अपना सिलेबस फटाफट खत्म कर दे, नहीं, ये कोई उद्देश्य नहीं होता है। एग्जाम कंडक्ट करवाए, यानी परीक्षा का आयोजन करवाए, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। देखिए, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जो होती है, यानी कि जो लर्निंग होती है, एक्टिविटी होती है, लर्निंग बाय डूइंग होती है, वो भाषा शिक्षण में महत्व नहीं डालती। भाषा के लिए भाषा प्रयोग होना जरूरी है। तो एक्टिविटी कराने का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे कि सहगामी क्रियाएं करवा रहे हैं। डी ऑप्शन है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर उपलब्ध करवाना, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कि भाषा का ज्यादा से ज्यादा जो है वो भाषा प्रयोग का अवसर दे, हम बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे के वो लैंग्वेज को यूज करे, तो वो बच्चा उस लैंग्वेज में एक्सपर्ट बन जाएगा। अगला देखेंगे
दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं, बल्कि शैक्षणिक स्तर पर वे कि दो भाषाएं बोल रहे हैं। दो भाषाएं बोलने वाले बच्चे जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अधिक अंक प्राप्त करें। दो भाषाएं बोलने वाले जरूरी नहीं है कि वो बुद्धिमान है तभी दो भाषाएं बोल सकते हैं। अगला आता है अधिक परिश्रमी हो। जरूरी नहीं है कि दो भाषाएं बोलने वाले बच्चे ज्यादा परिश्रमी होते हैं, बल्कि वो क्रिएटिव होते हैं। वो लचीलापन होता है उनमें कि वो दो से ज्यादा भाषाएं बोल सकते हैं। उनमें रचनात्मकता होती है, इसीलिए 25वें का हो जाएगा बी। अगला देखेंगे 26। वाइगॉस्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ वाइगॉस्की के अनुसार किसी भी शब्द का अर्थ कैसे निकलता है कि शब्द कोश के अनुसार होता है, सामाजिक संस्कृति संदर्भ से उपजता है, व्याकरण आधारित होता है, या वक्ता पर यानी जो बोल रहा है कथन उस पर आधारित होता है। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वाइगॉस्की के अनुसार, तो हमको पता है कि वाइगॉस्की का मतलब ये है कि सामाजिक और संस्कृति के बारे में जो बात कर रहा है वो हमारा वाइगॉस्की है। तो यहाँ हमारा वाइगॉस्की वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसी में ही समाज और संस्कृति की बात करी गई है कि कोई भी शब्द जो होता है वो कैसे उपजता है, वो समाज और संस्कृति के संदर्भ में उपजता है। अगला देखेंगे 27। हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। देखिए कोई भी हिंदी की क्लास चल रही है, उसमें एक बच्चा है वो अपनी मातृभाषा यानी अगर उसको पंजाबी आ रही है तो पंजाबी का यूज कर रहा है, गुजराती आ रही है तो गुजराती का यूज कर रहा है, और राजस्थानी आती है तो राजस्थानी का यूज कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप एक टीचर है तो आप क्या करेंगे कि उसको टोकेंगे नहीं। हाँ, टोकना तो हमें है ही नहीं, हमें बच्चे को टोकना ही नहीं है। तो टोकेंगे नहीं तो ये दोनों हो सकते हैं। उसे टोकेंगे तो सी तो नहीं होगा। उसके बाद में आ रहा है कि उसकी भाषिक अभिव्यक्ति पर ध्यान ही नहीं देंगे, ऐसा हमको नहीं करना है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास में ऑप्शन हो गए ए और बी। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं कि उसको टोकेंगे नहीं, उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे, यानी कि वो जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है उसी भाषा उसी शब्द को या उसी लाइन को हम फिर से हिंदी भाषा में प्रयोग करेंगे और फिर बच्चे के सामने दोहरा देंगे, रिपीट कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना हमको। उसे टोकेंगे नहीं बल्कि उसकी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करने देंगे। हाँ जी, हमारे यही काम है एज अ टीचर होने के नाते कि अगर कोई भी बच्चा अपनी लैंग्वेज लेकर स्कूल में या क्लासरूम में आ रहा है तो उसे अपनी मदर टंग यूज करने का पूरा पूरा हक है। अगला देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में। निम्नलिखित वाक्यों को रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्दों वाला विकल्प चुनना चुनना है कि डैश में बोली गई भाषा डैश के बीच व पड़ोस की भाषाओं तथा में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच फासले को पाटने का भरपूर प्रयास करती है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन है स्कूल, समुदाय या पाठ्य पुस्तक। दूसरा है घर, दोस्त और स्कूल। तीसरा है घर, समुदाय और पाठ्य पुस्तक। चौथा है समुदाय, दोस्त और साहित्य। देखिए बच्चा लैंग्वेज ज्यादातर कहाँ सीखता है। लैंग्वेज बच्चा सीखता है एक तो घर में, दूसरा दोस्तों के बीच, और तीसरा विद्यालय में, क्योंकि यही वो जगह होती है जहां पर बच्चा लैंग्वेज को ज्यादा से ज्यादा यूज करता है, खुद बोलता है। तो पाठ्य पुस्तक नहीं होगा, यहाँ पर भी पाठ्य पुस्तक है इसीलिए नहीं होगा। साहित्य में बच्चा लैंग्वेज बोलना नहीं सीखेगा। तो तीन ऑप्शन तो अपने आप गलत हो गए, तो बी ऑप्शन सही हो गया कि घर यहाँ आ जाएगा घर, कि घर में बोली जाने वाली, दोस्तों के बीच और पड़ोस की भाषाओं तथा स्कूल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बीच के फासले को काटने का भरपूर प्रयास करती है। तो यहाँ पर 28 का हो जाएगा आप लोगों का बी। अगला देखेंगे 29 नंबर। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आप रिपीटेटिवली बार बार पूछा जाता है। हाईली रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, स्पेशली सीटेट के पेपर 1 पेपर 2 में, कि भाषा जो होती है उसको एक्वायर करने के लिए हमारे जो होती है वो इंटरनल जो होती है वो क्षमता होती है। तो ये बात किसने बोली थी, तो ये बात चॉम्स्की ने बोली थी। चॉम्स्की ने बोला था कि बच्चा जो होता है उसके अंदर LAD होता है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, और उसके लिए उसके पास में एक यूनिवर्सल ग्रामर यानी UG होता है, जिसके माध्यम से बच्चा लैंग्वेज को सीख सकता है। अगला देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कि भाषा के अस्तित्व और विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। देखिए भाषा का अस्तित्व कब है, भाषा का अस्तित्व तब होता है जब बच्चा
किसी समाज में रहता है, किसी घर परिवार में रहता है। तो यहाँ पर बच्चे की लैंग्वेज जो है वो ख़त्म कहाँ नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो समाज में नहीं हो रही है, हर जगह हो सकती है। हो सकता है, देखिए, परिवार भी हो सकता है, विद्यालय भी हो सकता है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन साहित्य भी हो सकता है। चारों ही ऑप्शन राइट है, लेकिन हम लोगों को बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। और अगर हम समाज ऑप्शन चूज़ करते हैं ना, तो ये तीनों ही इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। देखिए, अभी मैंने बताया चॉम्स्की यानी भाषा अर्जन। सोचना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है, कुछ इसमें कुछ भी नहीं सोचना है। जहाँ लैंग्वेज एक्वायर करने की बात आती है, हमें डायरेक्ट ही चॉम्स्की का नाम लगा देना है। तो चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन क्षमता। अगला देखते हैं 32, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भाषा शिक्षण के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है हम लोगों से कि भाषा शिक्षण के लिए अधिकाधिक कठिन अभ्यासों का प्रयोग करना। देखिए, भाषा सीखनी है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कठिन अभ्यास करें, तो ऐसा तो नहीं है कि हमें अभ्यास करेंगे तो ही आएगी हमें लैंग्वेज। आजकल भाषा शिक्षण में अधिकाधिक उच्च स्तरीय ईमेल तकनीक, देखिए ईमेल करने से लैंग्वेज आएगी ऐसा कहीं नहीं लिखा है, तो ये भी नहीं होगा। भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, नहीं क्यों करना है, क्योंकि सिनेमा के माध्यम से भी तो हम लैंग्वेज सीखते हैं ना। जो बहुत सारे लैंग्वेजेस सीखने के सोर्स है, उनमें भी ये एक सोर्स है ना हमारे पास में, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला है, प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट रिच एनवायरमेंट, यानी कि प्रिंट समृद्ध वातावरण। तो यही ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो होता है ना, ये एक तरीके का टैग वर्ड है। तो यहाँ पर आपका 32 का हो जाएगा डी। अगला देखेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना, वस्तु, प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं। नीना ऐसा क्यों करती है? नीना की कक्षा है, यानी कि एक टीचर है नीना नाम की, उसकी क्लास है। उसकी क्लास के जो बच्चे हैं, वो कोई भी एक चीज के लिए, कोई भी प्राणी हो गया, कोई भी वस्तु हो गई, तो उसके लिए उनके अलग अलग नाम खोजने के लिए कहती है। तो ऐसा नीना क्यों करती है? कि वो बच्चों को व्यस्त रखेगी? नहीं, बच्चों को व्यस्त रखने का तो दूसरा भी तरीका हो सकता है। बच्चों की मातृभाषाओं की जानकारी प्राप्त करना, कि बच्चा कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है। नहीं, हमें ये नहीं देखना है कि बच्चा कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, बल्कि हमें तो ये देखना है कि एक बच्चा कितनी सारी भाषाएं बोल सकता है। बहुभाषिता, देखिए अगर कहीं पर भी भाषा की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर आप लोगों को टैगवर्ड ध्यान रखना है, बहुभाषिता। जहां बहुभाषिता की बात हो रही है, मतलब हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। उसके बाद में हम लोग देखते हैं अगला 34 नंबर क्वेश्चन, बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं। अनुकरण से भाषा सीखते हैं, ये बात पूर्णतया सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतया असत्य है, या सारहीन है। बच्चे अनुकरण का मतलब होता है इमिटेट करना, यानी कि कोई भी बच्चा है, उसने अपने पेरेंट्स की, अपने आस पड़ोस की, अपने माता पिता की लैंग्वेज को सुनता है, तो वो बच्चा जो है वो उन्हीं की लैंग्वेज को इमिटेट करता है। जैसे अगर हम हिंदी सुनते हैं तो हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश सुनते हैं तो इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम अपने से बड़ों को इमिटेट ही तो करते हैं, उनका अनुकरण ही तो करते हैं। तो ये बात तो एकदम सत्य हो गई, तो 34 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 35, के कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, यानी कि अगर क्लासरूम के अंदर या स्कूल में कहानी, कविता, गीत, नाटक, ये सब एक्टिविटी हो रही है, तो इसके माध्यम से बच्चे क्या करेंगे कि केवल मूल्य, देखिए मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में भी बताया था, केवल वर्ड ही नेगेटिव है, तो जहाँ केवल आ जाए उसको हटा दो। यहाँ केवल आ रहा है, यहाँ भी केवल आ रहा है, यहाँ भी केवल आ रहा है, तो ये तीनों गलत हो गए। तो 14 अपने आप ही सही हो गया कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। तो 35 का हो जाएगा हमारा सी आंसर। अगला देखेंगे 37 नंबर, कि तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल है जिसकी बहुत तेज महक है। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखते हैं, अपनी भाषा में बच्चा लिख रहा है किन के, फूलों के नाम। हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का क्या उद्देश्य है, कि एक शिक्षक है, वो अपने बच्चों को, अपने क्लासरूम के जो बच्चे हैं उनसे कह रहा है कि जो फूल है उनकी बहुत तेज महक है, तो जो जो भी फूल है उनको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, कि पाठ को अपने अनुभव संस्तर से जोड़ने के अवसर देना और बहुभाषिता को प्रेषित करना। देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि जहाँ पर अवसर देना और जहाँ पर बहुभाषिता की बात हो रही हो, मतलब वो ऑप्शन आप लोगों को बिना सोचे समझे ही राइट लगा देना है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन अपने आप राइट हो जाएगा। फिर भी बाकी ऑप्शंस देख के एक बार समझ लेते हैं। बच्चों की भाषा को कक्षा में स्थान देते हुए यह जानना कि क्या वे अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ये कोई हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम बच्चे को चेक करें, कि उसका टेस्ट लेके क्या वो कर सकता है, नहीं कर सकता है। फूलों और उसकी महक के बारे में विस्तृत जानकारी देना नहीं।
बच्चों से यह जानना कि कितने फूल के नाम जानते हैं नहीं। बच्चे को बहुभाषिता का अवसर देना है। इसलिए 37 का हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण डैश डैश और डैश के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाषा साहित्य ऐतिहासिक साहित्य बोध सराहना बोध ऐतिहासिक साहित्य सराहना और सामाजिक सौंदर्य बोध साहित्य बोध और सामाजिक राजनैतिक। क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाषा के संदर्भ में स्कूल जीवन का यह उच्च प्राथमिक स्तर जो हमारी भाषा को, हमारे साहित्य को और हमारे इतिहास के बोध के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। क्या हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज, हमारी स्कूल जो जिसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें भाषा का भी ज्ञान होना ज़रूरी है, साहित्य और उसका इतिहास, इन तीनों के बारे में ही जानकारी होना ज़रूरी है। उसके बाद में देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन और आज की वीडियो का सेकंड लास्ट नंबर क्वेश्चन। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन-सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा है। देखिए ऑप्शन है समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होते हैं। समृद्ध भाषा परिवेश है, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये तो सही है, लेकिन हमसे सही नहीं पूछा है। भाषा अर्जन करना और भाषा अधिगम करना में अंतर होता है। हाँ, ये बात ठीक है। भाषा अर्जन का मतलब होता है एक्वायर करना, कि हमने जैसा सुना है वैसा हम सीख जाएँगे, और भाषा अधिगम का मतलब है कि हम रूल-वूल सब सीख रहे हैं कि किस तरीके से लैंग्वेज बनती है वो। तो इनमें तो अंतर ही है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल दिया जाता है। देखिए ये क्या बोला है कि भाषाई शिक्षण में केवल, हम लोगों से क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है, और नहीं तो यानी कि कौन सा गलत है, सही नहीं है यानी कौन सा गलत है, और गलत तभी होगा जब उसमें केवल वर्ड आएगा, क्योंकि केवल वर्ड हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है, इसीलिए 39 का हो जाएगा सी। अगला देखेंगे और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है? तो वेरी सिंपल है कि मातृभाषा को तभी हम मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, वो होती है डायरेक्ट। डायरेक्ट ही बच्चे को लैंग्वेज सिखा दो, किसी भी भाषा को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं है, प्रत्यक्ष विधि हो गई वो। तो इस तरीके से ये कुछ कुछ क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चन थे। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।